अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इंडिया। कांग्रेस बनाम एआईएमआईएम बिहार चुनाव 2025 की नई सियासी दिशा में आज हम चर्चा करते हैं। और ये चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी निर्णय करने के लिए कि कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है। हम न पक्ष न विपक्ष, वार्ता सिर्फ निष्पक्ष में आज हम आपको एक बिहार की सियासी की नई करवट, बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों, धार्मिक भावनाओं और स्थानीय मुद्दों के मेल पर टिकी रहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर ये साबित करने जा रहे हैं कि बिहार सिर्फ जातीय राजनीति का मैदान नहीं, बल्कि सियासी पुनर्गठन की प्रयोगशाला भी है। इस बार दिलचस्प मोड़ यह है कि कांग्रेस और असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आमने सामने है। दोनों पार्टियां खुद को मुस्लिम समाज की असली आवाज कहती है, लेकिन दोनों की रणनीति अलग है। इस पर हम पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो को आप पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। और दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर कीजिए। एक धार्मिक निरपेक्ष राजनीति की बात करती है तो दूसरी पहचान की राजनीति की। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ये मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि विचारधारा का भी है। क्या मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ रहेंगे या अपनी अलग राजनीति पहचान बनाने के लिए एआईएमआईएम की ओर रुख करेंगे? ये सवाल 2025 के चुनाव की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। दूसरा हम आपके सामने पक्ष जो रख रहे हैं वो है सीमांचल का राजनीतिक भूगोल, जहां से शुरू होती है जंग। सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, अरहरिया और पूर्णिया का बड़ा इलाका जहां मुस्लिम बहुल्य वोट है। ये बिहार का वो भूभाग है जहां मुस्लिम आबादी औसतन 35 से लेकर 70% तक है। ये इलाका राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ भी। यहाँ लंबे समय से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कभी कभी जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव रहा है। लेकिन 2020 में एआईएमआईएम ने अचानक यहाँ 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। सीमांचल का वोटर भावनात्मक भी है और राजनीतिक रूप से जागरूक भी। यहाँ की जनता अक्सर कहती है कि दिल कांग्रेस का है, मगर दर्द ओवैसी की बातों में झलकता है। ये कहीं ना कहीं एक विघटन पैदा करती हैं ये जो बातें हैं। और आपको बताएं कि ये जो बातें हैं, भावनात्मक झुकाव दोनों ओर है, लेकिन भरोसे की तलाश अभी भी जारी है। कांग्रेस और एआईएमआईएम दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, अपनी राजनीति को धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के विचारों पर टिकाए हुए है। वहीं एआईएमआईएम का केंद्र है अल्पसंख्यकों को राजनीतिक हिस्सेदारी देना और उनके अधिकारों की खुलकर वकालत करना है। और ये आप भली भांति जानते हैं कि दोनों विचारधाराओं में टकराव नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस की राजनीति सभी धर्मों और वर्गों के साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम वोट उनका पारंपरिक समर्थन बनाए रखे ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे। एआईएमआईएम की रणनीति मुस्लिम को अपनी अलग सियासी ताकत के रूप में उभारना है। कैसे उभारना है ये ओवैसी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं और आप कई वीडियो में उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी बातों की जो है वो आप भली भांति जानते हैं। ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, अब वक्त है कि वे अपनी आवाज खुद उठाएं। दोनों की बातों में दम है, मगर सवाल यह है कि सीमांचल का मतदाता किसे ज्यादा ईमानदार मानता है, जो सबको साथ लेकर चले, या सिर्फ उनके दर्द की बात करें। मुस्लिम वोट बैंक की हकीकत एकता या बिखराव? मुस्लिम वोट बैंक की हकीकत एकता या बिखराव, इसमें बड़ा मामला है। बिहार की लगभग 17% आबादी मुस्लिम है। इन वोटों का असर करीब 70 से ज्यादा सीटों पर सीधा पड़ता है। पिछले कई दशकों से ये वोट कांग्रेस, राजद और जदयू जैसे दलों के पक्ष में एकजुट होते रहे हैं। लेकिन 2020 में एआईएमआईएम ने इस वोट बैंक में सेंध लगा दी है। ओवैसी ने मुसलमानों को एक सीधा संदेश दिया है,
अगर हमारी तादाद 70% है, सॉरी 17% है, तो हमारी हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। ये बात कहीं मुस्लिम युवाओं को पसंद आई। उनमें ये भावना जागी कि अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि निर्णायक बनना है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि मुसलमानों का भविष्य भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीति में है, अलगाव में नहीं है। कांग्रेस मानती है कि एआईएमआईएम की एंट्री से विपक्षी वोट बढ़ते हैं और असली फायदा बीजेपी को मिलता है। इसलिए ये लड़ाई केवल वोटों की नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा की है। गठबंधन की गणित आपको बता दें कि इंडिया बनाम एनडीए के बीच की दरार है। 2025 के बिहार चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच होना है। एक तरफ एनडीए भाजपा जदयू और हम पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन राजद कांग्रेस और वामपंथी दल है। एआईएमआईएम फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। कहीं ना कहीं ये बिहार एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ा एक किरण होगा जो पूरे देश में होगा, लेकिन कांग्रेस सीमांचल में कमजोर होती है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, और अगर एआईएमआईएम वहां मजबूत होती है तो एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो नेतृत्व की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। देखना यह होगा कि सीमांचल में एआईएम की मजबूती विपक्ष एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस अब सीमांचल में अपने पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय कर रही है, जबकि एआईएमआईएम लगातार जन सुनवाइयों और युवाओं के संपर्क में अभियान में जुटी है। ओवैसी का कहना है कि एनडीए की मदद कर रहे हैं। क्या ओवैसी एनडीए की मदद कर रहे हैं? ये सवाल उठता रहा है। कई विपक्षी नेता बार बार कहते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, लेकिन ओवैसी इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हम किसी की बी टीम नहीं, अपनी जनता की ए टीम है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जहां जहां एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है वहां विपक्षी वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी को लाभ होता है। ये 2020 के बिहार चुनाव बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, जबकि ये मान लेना भी जल्दबाजी होगी कि एआईएमआईएम जानबूझकर किसी की मदद करती है। ये अपनी वैचारिक जमीन पर राजनीति करती है, प्रतिनिधित्व की राजनीति करती है, मगर बिहार की सियासत में ये बंटवारा एनडीए के लिए एक साइलेंट गिफ्ट बन सकता है। कांग्रेस के सामने चुनौती और मौका अस्तित्व की लड़ाई। कांग्रेस के लिए ये चुनाव बिहार में वजूद बचाने जैसा है। पार्टी राज्य में लगातार कमजोर होती गई और पिछले कई सालों से सत्ता से दूर रही। कभी 1980 के दशक में 133 सीटें वाली कांग्रेस अब 10 सीटों के आसपास सिमट गई और यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां सरकार में रही। सीमांचल उसका आखिरी मजबूत गढ़ था जिसे एआईएमआईएम ने चुनौती दी है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी मौका है। अगर ये स्थानीय चेहरों को, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके संगठनों को साथ लेकर चले और एआईएमआईएम की बढ़त को रोक सकती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि विश्वास की नीति बननी चाहिए, क्योंकि सीमांचल के मतदाता अब बयानबाजी से ज्यादा नतीजे देखना चाहते हैं। विकल्प जन स्वराज और पप्पू की भूमिका का। इस बार चुनाव सिर्फ कांग्रेस और एआईएम की टक्कर नहीं है। जन स्वराज, प्रशांत कुमार और पप्पू जैसे चेहरे भी मैदान में हैं। पप्पू यादव जैसे चेहरे बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं।
दोनों विकास और स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इन दोनों दलों की मौजूदगी मुस्लिम और पिछड़े वोटों में नहीं उलझन पैदा कर सकती है। अगर जनता सांप्रदायिक राजनीति से ऊब चुकी है तो ये तीसरे विकल्प सीमांचल में नया समीकरण बना सकते हैं। राजनीति का नया नियम, यहाँ दो लड़ते हैं, तीसरा जीतता है। बिहार में भी यही सिद्धांत काम करता है और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे वहां भी ये फार्मूला काम करता है। जनता का रुझान और जमीनी सच्चाई, वार्ता टीवी की टीम द्वारा ये सीमांचल के मैदान व जमीनी सच्चाई, वार्ता टीवी की टीम द्वारा किए गए सीमांचल में मैदानी दौरे में जो बातें सामने आई वो बताती है कि जनता अब भावनाओं से ज्यादा काम पर वोट देना चाहती है। किशनगंज में एक बुजुर्ग ने कहा, ओवैसी की बातें दिल को छूती हैं मगर अब पेट का सवाल ज्यादा बड़ा है। वहीं कटिहार के एक युवा ने कहा कि कांग्रेस बोलती ज्यादा है, करती कम है, अब जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। ये साफ संकेत हैं कि जनता अब जात पात से ऊपर उठकर रोजगार, शिक्षा, सड़क और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। अगर एआईएमआईएम या कांग्रेस इनमें से किसी मुद्दे पर ठोस विजन नहीं दे सकी तो जनता तीसरे विकल्प की ओर रुख कर सकती है। बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में किस दिशा में जाएगी जनता? 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक मानसिकता के परिवर्तन का चुनाव होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं शफी मोहम्मद और आप देख रहे हैं